दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश राय अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र में मैं हूं, गाजीपुर के एरिया में। अभी रिसेंटली एक बड़ा ही एक बहुत बड़ी अहम घटना हुई है यहाँ। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के एक शख्सियत मुख्तार अंसारी, जो बांदा के जेल में बंद थे, उनका हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद रात 10:30 बजे तक ये डिक्लेयर कर दिया गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये एक ऐसी शख्सियत थी जो एक ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहां क्राइम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अंत आते आते इनको यहाँ पर माफिया के नाम से इनको उपाधि दी जाने लगी और लगभग हर टीवी डिबेट में ये नाम आने लगा, माफिया के नाम से ये जाने लगे। तो ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही हैं कि एक व्यक्ति जो एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां की क्राइम से किसी भी तरह से दूर दूर तक लेना देना नहीं था और अंत आते आते क्राइम का पर्याय बन जाता है वो व्यक्ति, उसके नाम से खौफ खाने लगते हैं लोग। इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। वैसे तो वो गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं कि गरीबों के वो मसीहा थे, लेकिन मसीहा और फिर सरगना और माफिया, ये सारे नामों के बीच की ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो ये सारे नाम दिए गए। मैं अपने तरफ से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस परिवार का दूर दूर तक कहीं क्राइम से लेना देना नहीं था, जितना मैं समझता हूँ। चूँकि मैं भी इस क्षेत्र से ही संबंध रखता हूँ, मैं भी यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, लेकिन ये उसके अपने अनुभव के आधार पर हमारे पास जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उससे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस परिवार का क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं था। मुख्तार अंसारी का जो ये 61 ईयर्स के हो चुके थे। 30 जून 1963 को ये पैदा हुए थे और इनके जो पिताजी थे सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया, इनके जो दादाजी थे वो कांग्रेस के 1926-27, जब देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आप कह सकते हैं कि वो थे और कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। इनके जो नाना जी थे वो ब्रिगेडियर, आर्मी में ब्रिगेडियर थे और उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो क्राइम से, जो मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ और जिसमें इनको माफिया और इस तरह के नाम तक पहुंचाया, उससे पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी। इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल क्राइम से नहीं थी, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिसमें जाकर के आज 61 ईयर के बाद जब इनकी मौत होती है और जेल में, ये चूँकि इनकी मौत भी जेल में हुई है, तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ठीक है, कानून के बारे में भी बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनके लिए एक ये उपनाम माफिया का काफ़ी ज़ोर शोर से लिया जाने लगा। अब ये कौन से विषय रहे हैं, इसको समझने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कस कर लें आपसे। देखिए, 1970 में का दौर था जब राज्य में और केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश के विकास के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा की गई। जब ये योजनाओं की घोषणा की गई तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए टेंडर्स डाले गए, ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत हुई और ठेकेदारी प्रथा में उस समय तक क्या अभी भी मतलब जो दबंगई और वर्चस्व की चीज़ें होती हैं वो हावी होने लगी थी। तो 1970 में उस समय उत्तर प्रदेश में दो मेन गैंग थे जो चल रहे थे और उन दो गैंग में जो मुख्यतः नाम था वो था मखनू सिंह का और एक साहब सिंह का। ये लोग ठेका लिया करते थे और उस समय भी जब ये योजनाएं आई तो यही दो गैंग आमने सामने हुए, मखनू सिंह और साहब सिंह का। मखनू सिंह गैंग कुछ ठेके कहीं ले रहा था, कहीं ठेके साहब सिंह का गैंग ले रहा था, लेकिन जो दबंगई की चीज़ थी, इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए और कुछ लोग चाहिए होते हैं। ये वो दौर था जब इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा था या लोग ऐसे लोगों के साथ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जुड़ रहे थे। और यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि एक साधु सिंह का नाम का व्यक्ति था जो मखनू सिंह के गैंग के साथ था और वो कॉलेज का दोस्त था मुख्तार अंसारी का।
यहाँ से मुख्तार अंसारी जाते हैं और मखनू सिंह के जो ग्रुप था उसके साथ ये काम करने लगते हैं। ठेकेदारी में जैसा कि सरकार की योजनाएं थीं, पैसा भी आ रहा था और उसमें ये लोग सम्मिलित हो जाते हैं। दूसरा जो गैंग था साहब सिंह का, उधर ब्रजेश सिंह काम करते हैं। तो इस तरह से इधर साधु सिंह और मुख्तार अंसारी मखनू सिंह के साथ और साहब सिंह के साथ ब्रजेश सिंह। देखिए 1990 तक साहब सिंह और ये अपना ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में आपस में कोई भी ऐसी अदावत नहीं थी, कोई भी आपसी रंजिश नहीं था। लेकिन चूँकि अब ठेकेदारी और पैसे की बातें जब शुरू हो जाती हैं तो ये बड़ा ऑब्वियस सा है कि एक टाइम के बाद ये चीज़ें आमने सामने होनी ही थी। तो 1990 का एंड आते आते मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में आपस में टेंशनबाजी शुरू हो जाती है। अब मुख्तार के एक नाम आता है कि इनके एक दुश्मन थे, वो त्रिभुवन सिंह थे। तो त्रिभुवन सिंह जो है जब मुख्तार अंसारी के दुश्मन थे तो वो जाकर के ब्रजेश सिंह के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब इस तरह से त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह और साहब सिंह, ये साहब सिंह, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह एक ग्रुप को संभालने लगते हैं और जो दूसरा ग्रुप था मखनू सिंह का, उधर साधु सिंह और मुख्तार अंसारी। तो साधु सिंह, मुख्तार अंसारी ये लोग मखनू सिंह के साथ और साहब सिंह के साथ ब्रजेश और त्रिभुवन हो जाते हैं। और इसके बाद से शुरू हो जाती है वर्चस्व की लड़ाई। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ठेके आए और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ठेके आए। 1988 में 1988 और 89 के आसपास एक मंडी परिषद में ठेकेदारी को लेकर के एक हत्या होती है सच्चिदानंद राय की, और उसके बाद उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आता है। फिर उसके बाद एक हत्या होती है 3 अगस्त 1991 में बनारस में, अवधेश राय। वो मॉर्निंग के टाइम अपने घर के बाहर टहल रहे थे, फिर उनके ऊपर अटैक होता है, उनकी हत्या होती है, उसमें भी नाम आता है मुख्तार अंसारी का। बनारस पुलिस लाइन में राजेंद्र सिंह की हत्या होती है, उसमें भी नाम आता है मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का। और राजेंद्र सिंह की हत्या के बाद साधु सिंह का नाम आता है। साधु सिंह फिर अरेस्ट होते हैं और जेल में बंद हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रजेश सिंह को काफ़ी इससे आघात पहुँचता है और इमीडिएट एक और घटना होती है जिसमें साधु सिंह की बीवी को बच्चा पैदा होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। तो जेल से साधु सिंह मिलने के लिए जाता है अपनी वाइफ से, अपने वाइफ को और बच्चे को देखने के लिए पुलिस कस्टडी में। वहाँ पर पहले से ही एक व्यक्ति पुलिस वर्दी में मौजूद होता है और साधु सिंह वहाँ जैसे पहुँचता है उसको उसके ऊपर फायरिंग होती है, गोली चलाई जाती है और साधु सिंह वहीं पर ढेर हो जाता है। के बाद ही साधु सिंह के घर पे भी अटैक होता है और उसके माँ सहित 8 लोगों की हत्या उसके घर पे कर दी जाती है। अब इतने 8 व्यक्ति की हत्या उसके घर पे होती है, एक खुद साधु सिंह की होती है। तो एक तरह से साधु सिंह का पूरा समूल नाश कर दिया जाता है, समूल नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसका बहुत इस बात का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है मुख्तार अंसारी के ऊपर। और एक तरह से आप ये कहें कि मुख्तार अंसारी क्राइम जो ये ट्रैक चल रहा था, सच्चिदानंद राय की हत्या, अवधेश राय की हत्या, उसके बाद राजेंद्र सिंह की हत्या, तो ये सारी हत्याओं के बाद जब एकदम से साधु सिंह के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है, साधु सिंह मारा जाता है, उसके परिवार के सदस्य मारे जाते हैं, उसके बाद मुख्तार अंसारी थोड़ा यहाँ पर रुक जाता है। वहाँ रुकने के बाद मुख्तार अंसारी राजनीति की तरफ टर्न लेता है और राजनीति के तरफ जब टर्न लेता है तो तब तक इतना रसूख और नाम हो चुका था कि किसी भी दल से उसको टिकट मिलना जो इस तरह के वर्चस्व को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो मायावती जी की पार्टी बीएसपी से उसको टिकट मिलती है और वो मऊ से चुनाव लड़ता है और वहाँ उस चुनाव में करीब अपने बीजेपी के प्रतिद्वंदी को करीब 25-26 हज़ार वोटों से हराता है। वो विजय प्रताप सिंह जी होते हैं उस समय बीजेपी के कैंडिडेट, और वो उनको हराता है। वो उसके बाद फिर वापस मुख्तार अंसारी की जो इस साधु सिंह की हत्या से पहले वाली जो पोजीशन थी वो वापस बढ़नी शुरू हो जाती है। जो बीच में साधु सिंह की हत्या के बाद कम पड़ गई थी, वो मऊ से सीट जीतने के बाद वो अपने आप को वापस ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं।
1985 से मोहम्मदाबाद की जो सीट थी, इसके ऊपर भी इस परिवार का, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी परिवार का कब्जा था, राजनीतिक वर्चस्व था। और उस वर्चस्व को सन 2002 में इस क्षेत्र के कृष्णानंद राय, जो काफ़ी वो भी एक मर्यादित और आदर्श परिवार से थे, उनका नाम आता है, वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और उनको जीत हासिल होती है। वो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को 7-8 हज़ार वोटों के अंतर से वो उनको हराते हैं। तो इस तरह से जो ये जो विजय का रथ जो चल रहा था लगातार पिछले कई चुनावों से, उसको कृष्णानंद राय चैलेंज करते हैं और उसमें वो उनकी जीत भी होती है। अब 2001 में घटना घटित होती है। 2001 में मुख्तार अंसारी अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे होते हैं कहीं एक कार्यक्रम में, और उनके काफिले के ऊपर अटैक होता है। संजोग की बात रहती है कि मुख्तार अंसारी उस दिन, जो काफिले के हमेशा अगली गाड़ी में बैठ के चलते थे, वो उस दिन काफिले की पिछली गाड़ी में बैठे थे। वहाँ 2-3 लोगों उस काफिले पर अटैक होता है और उस अटैक में 2-3 लोगों की मौत भी होती है। और लेकिन मुख्तार अंसारी चूँकि पिछली गाड़ी में बैठे थे तो वो बच जाते हैं, ये एक होता है। लेकिन ये एक देखिए, अब इधर कृष्णानंद राय का जीतना और उधर मुख्तार अंसारी की गाड़ी के ऊपर अटैक होना, अब किस गैंग ने किया, कैसे किया, क्यों किया, ये बहुत स्पष्ट तो नहीं हो पाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के तरफ से ये ऐसा माना जाता है कि ये कृष्णानंद राय के ही गैंग ने हमारे ऊपर अटैक करवाया है। तो इसका बदला लेने के लिए 25 नवंबर, उस समय हालांकि मुख्तार अंसारी जेल में होता है, 25 नवंबर 2005 को जो उस समय सिटिंग विधायक थे कृष्णानंद राय, उनके वो एक अपने पास के ही गांव में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे होते हैं और उनके ऊपर जो देखिए उनके ऊपर अटैक होता है। और इस अटैक में पहली बार इस क्षेत्र में AK-47 हथियार का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि 500 राउंड गोलियां चली उसमें, 500 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें उस गाड़ी में बैठे हुए 7 लोग मारे जाते हैं। अब जब उन 7 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो 67 राउंड्स तो उनके शरीर से पोस्टमार्टम से निकाले गए। तो ये जो 7 लोग थे, उसमें एक तो कृष्णानंद राय उस समय के सिटिंग विधायक खुद थे, दूसरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे श्याम शंकर राय जी, शेषनाथ पटेल, रमेश राय, अखिलेश राय, मुन्ना यादव और निर्भय नारायण उपाध्याय। ये 7 लोगों की वहाँ ऑन स्पॉट डेथ होती है। इसके बाद उनकी कृष्णानंद राय जी की जो धर्मपत्नी है श्रीमती अलका राय जी, इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग करती हैं कि इसकी जांच कराई जाए CBI से। पहले तो CBI हाथ खड़े कर देती है, जांच से मना करती है, लेकिन कुछ राजनीतिक जब प्रेशर पड़ता है तो CBI जांच अपने हाथ में लेती है। लेकिन 1 साल के अंदर ही वो इस जांच का रिपोर्ट लगा देती है कि भाई सबूत ऐसे नहीं मिलते हैं, एविडेंस ऐसे नहीं मिलते हैं जिसमें नाम किसी का नहीं आ पाया। तो ये CBI इस केस को 1 साल के बाद ही क्लोज कर देती है। एकमात्र जो चश्मदीद गवाह थे शशिकांत राय, उनकी भी कुछ मतलब आप ये कह सकते हैं कि रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी भी मौत बाद में हो जाती है। सबूत के अभाव में CBI जो है वो ये रिपोर्ट लगा देती है, जो चार्जशीट में नाम मुख्तार अंसारी का डाला गया था, जो चश्मदीद गवाह थे वो भी मारे जाते हैं और सबूत के अभाव में फिर CBI अपना रिपोर्ट लगा देती है कि भाई इसमें मुख्तार अंसारी का कोई रोल नहीं है और मुख्तार अंसारी वहाँ से बरी हो जाते हैं। वापस 2009 में फिर ये जो दौर चल रहा था हत्याओं का, ये शुरू होता है और उस समय के एक अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना के नाम से मशहूर थे, वो भी ठेकेदारी के A कैटेगरी के ठेकेदार थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी भी हत्या में AK-47 यूज किया जाता है। तो ये उस समय के पूर्वांचल का जो क्राइम का ग्राफ था और जो राजनीति थी, जो पुलिसिंग व्यवस्था थी, वो कैसे मैनेज हो रहा था, ये उसका एक ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड बन चुका था। बार बार AK-47
क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था में किसी का नाम नहीं आ रहा है, कोई गवाह नहीं होता है, और जो अगर गवाही में कोई आता भी है तो उसका चंद दिनों के बाद ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तो ये एक पूरा यहाँ का सिस्टम बन चुका था, पूरा इकोसिस्टम इस तरह से यहाँ का तैयार हो चुका था। तो जो जिस गवाह की जिस 2009 की मैं हत्या की बात कर रहा हूँ, जिसमें अजय प्रकाश सिंह जो मन्ना के नाम से जाने जाते थे, उनकी हत्या होती है। उस केस में भी मुख्तार अंसारी का नाम आता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन जो उसमें भी एकमात्र उनका जो मुनीब था, जो गवाह में नाम आता है राम सिंह मौर्य, उसकी सुरक्षा के लिए 2 गनर भी दिए जाते हैं। लेकिन अब देखिए इस क्षेत्र का इकोसिस्टम कि वो राम सिंह मौर्य और उनके 2 गनर्स का भी गाजीपुर के आरटीओ ऑफिस के पास या आरटीओ ऑफिस में ही कह लीजिए, उन 3 लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। मतलब साथ में 2 पुलिस जो मिले हुए थे उनको सुरक्षा के लिए, उनकी और राम सिंह मौर्य की। तो यहाँ भी गवाह की हत्या हो जाती है। तो ये इसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आता है। अब समय तो तेज़ी से समय बदल रहा है, समय बदलता रहा, सरकारें बदलें। जब सरकारें बदली तो वापस ये सारे केस मुख्तार अंसारी के ऊपर शुरू हो गए और कुल कहते हैं कि कुल करीब 65 केसेस मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे थे, जिसमें अवैध संपत्ति, डिस्टॉर्शन मनी, मर्डर, किडनैप, गवाहों की हत्या, तो अलग अलग चीज़ें इनके ऊपर चल रही थी। और ये बांदा जेल में बंद थे, वहीं से इनकी सुनवाई चल रही थी और कुछ केसेस में इनको 1-2 केसेस में उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी थी। और अचानक ये हार्ट अटैक वाली सिचुएशंस। तो मैं जैसा शुरू में कहा था कि एक ऐसा परिवार जहां क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और उसके बाद 61 ईयर की एज में जब इनकी मौत होती है तो ये दुर्दांत अपराधी, माफिया और ये इस तरह के नामों से इनको पुकारा जाने लगता है। और एक तरफ दूसरी तरफ एक आवाज़ आती है कि ये गरीबों के मसीहा थे। देखिए इनके बारे में एक चीज़ बीच में इस क्षेत्र में चर्चाओं में आती है कि ये मोहम्मदाबाद जो सिनेमा हॉल है, जो टाकिस था, वहाँ टिकट बेचा करते थे। तो उस टिकट बेचने से लेकर के इतने 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज बनाने तक की यात्रा, इस क्षेत्र में होने वाली तमाम हत्याओं में बार बार इनका नाम आना, और एक सभ्य परिवार में ये सत्य है, ये मैं खुद कहता हूँ कि ये एक बड़े ही संभ्रांत परिवार से थे जहाँ क्राइम का वाकई कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस बीच की जर्नी में वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में इस नाम से क्यों इनको नवाजा जाने लगा, आप खुद देखिए, खुद समझिए। और इस पूरे प्रकरण को मैं जितना इन्फॉर्मेशंस मेरे साथ थी, मेरे पास थी, हो सकता है कि बहुत से लोग मेरे इस तथ्यों से उनका मत विरोध हो, शायद ये तथ्य उतने सटीक उनको ना लगे जितना सटीक वो मानते हैं। विरोध हो सकता है मेरे इन तथ्यों से, लेकिन ये घटनाएं इस क्षेत्र में घटित हुई हैं और ये घटनाओं का ही, इन्हीं घटनाओं की वजह से शायद आज जो उनको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं ये उनके कारण बने हों। तो आपको ये हमारा एक मुख्तार अंसारी के ऊपर उनके सुपुर्दे खाक होने के बाद जो परिस्थितियां हमने देखा, हमने जो आकलन जिसका किया, वो उसका एक ये निचोड़ था। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुख्तार अंसारी के ऊपर हमारी और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोज़ हमारी आपको पसंद आए उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।